ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। आप सभी का इस वंडरफुल सेक्शन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं काफी दिन से हम कुछ पैटर्न को डिस्कस करें। उम्मीद आप लोगों को वो सारी की सारी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का जो सेशन रहने वाला है, बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं बच्चे, ईसीआर की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये ईसीआर क्या है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, वो क्या क्या बातें हैं, वो आप सभी के साथ मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। एंड आई एम प्रेटी श्योर आप बहुत ही अच्छे होंगे। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों के लिए बच्चे, अब जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे दिवाली ऑफर बच्चे, दिवाली धमाका ऑफर मैं कहूंगा यहाँ पे आप सभी के लिए, ठीक है ना। और इस धमाका ऑफर पर आप सभी को, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने करियर परिवार को खुशियों की सौगात, ठीक है ना। अभी इनरोल करें एग्जामपुर के कोर्सेज में, और सभी कोर्सेज में बच्चे 75 का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितने भी कोर्सेज एग्जामपुर पे चलते हैं, आप उनको इनरोल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे उसमें उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाके बच्चे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए एग्जामपुर की, और वहां से इन सभी जो भी बैचेस आप लेना चाहते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं बच्चे बैच को लेने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत सही मौका है आप सभी के लिए। 75 ऑफ का मतलब मेरे बच्चे ऑलमोस्ट फ्री के बराबर है। सिर्फ आप लोगों से जो एप्लीकेशन के सर चार्जेस होते हैं वही लिया जा रहा है, बाकी कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एग्जामपुर बच्चे हमेशा से आप सभी के लिए बहुत मैं कहता हूं कि इनिशिएट करता रहता है। एक तो सबसे कम फीस में कोर्स लॉन्च किए जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समय समय पे बच्चे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ऑफर लेकर आते रहते हैं जो बच्चे खरीद नहीं सकते। देखिए बच्चे, सबको हम इतना देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो भी एक हमारा जो बच्चे सेगमेंट है काम करता है, पूरी इतनी बड़ी टीम है, टेक्निकल स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं। एक कंपनी को ऐसे ही रन नहीं किया जाता। तो बस मैं आप लोगों को यही कहता हूँ बच्चे, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, इस दिवाली के अवसर पर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं मेरे बच्चे, वहां पर आपको एक छोटा सा कूपन कोड अप्लाई करना है, दिवाली 75। दिवाली 75 जैसे अप्लाई करोगे, उस जिस भी कोर्स को आप खरीदना चाहते हो उस पर आपको इंस्टेंट 75 का डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो होगी हमारी कहीं ना कहीं ऑफर्स की बात। अब दूसरे ऑफर की बात यहाँ पे शुरू करते हैं, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा बच्चे कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ईसीआर। देखिए, हमने बहुत सारे सेगमेंट को डिस्कस किया। हमने बेसिकली एक्टिव वोकैबुलरी को पढ़ा, हमने यहाँ पे पैटर्न को पढ़ा, राइट। बट ईसीआर बेसिकली ये है क्या, ठीक है ना। ये ईसीआर बेसिकली है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे, आप जानते हैं ईसीआर का मतलब होता है, इसको डेफिनेशन के साथ में रिलेट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, वन स्टेप अवे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री। यस माय डियर, ये पहली बार यूट्यूब पे होने जा रहा है। उसकी सीरीज काफी मैं पहले भी दे चुका हूं, बट आज का ये सेशन बच्चे आप सभी के लिए इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ताकि इसमें आप थोड़ा सा फोकस कर पाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ कॉमन एक्सप्रेशन, कुछ कॉमन सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूं, हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो उन सभी सेंटेंसेस को अगर हम बनाने की कोशिश करें, उनको हम ढालने की कोशिश करें, तो उसके अंदर क्या क्या जो चीजें हो सकती हैं, वो क्या क्या पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी बातचीत को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम कोई पैटर्न को बनाने की कोशिश करते हैं या कोई भी सेंटेंसेस को हम लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। वेरिएशंस का मतलब क्या है मेरे बच्चे? वेरिएशंस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। नहीं बच्चे, डेली सेंटेंस नहीं होते हैं, डेली यूज सेंटेंस नहीं होते हैं। हालांकि कॉमन यूज सेंटेंसेस कहा जाता है, कॉमन एक्सप्रेशंस जो रेगुलर बेसिस पे यूज किए जाते हैं। या तो आप डेली यूज सेंटेंस याद कर लीजिए, जो कि बिल्कुल भी सेंसिबल तरीका नहीं है लैंग्वेज को सीखने का, क्योंकि कितने ज्यादा सेंटेंस याद करेंगे बच्चे, एक लिमिट होता है हमारा याद करने का, राइट। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप एक सिचुएशन याद कीजिए। क्या होगा ना कि जब आप बोल रहे होंगे तो हो सकता है वो सिचुएशन आपको याद आ जाए, और एक सिचुएशन के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस याद ना हो, दो सेंटेंस याद ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सिचुएशन याद की और उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, उसके सब पार्ट और आपको बिल्कुल भी एक भी याद ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की सीरीज के जो नाम है बच्चे, वो है ईसीआर, और इसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा बच्चे। यहाँ पे हैशटैग ईसीआर लिखा हुआ है,
एवरीडे कॉमन रिस्पॉन्सेज मेरे बच्चे इसको कहा जाता है। ये बेसिकली है क्या, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज द मेथड, एक मेथड है इन विच जिसमें वी लर्न वेरी इंपॉर्टेंट एवरीडे रिस्पॉन्सेज, जिसके अंदर बच्चे हम हर रोज होने वाले कॉमन एक्सप्रेशंस को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि we face the problem of hesitations, right? हम कहीं ना कहीं हेजिटेशन प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चे हेजिटेट करते हैं बोलते टाइम, when we lack the knowledge of everyday responses used in everyday communications। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं स्पेसिफिक, जो हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट वो ना होने की वजह से हम कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं, वो एग्जैक्ट बात हम नहीं कह पाते जो हम बेसिकली बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। Here is a useful and effective collection of everyday common responses। यहाँ पे बच्चे आप सभी के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव कलेक्शन है जो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बना सकते हैं, और वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। इसके अंदर होने वाला क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर हम सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। सिचुएशन का मतलब है बच्चे, जितने भी पैटर्न हम देख रहे हैं उन सभी पैटर्न को कैसे हमें डिजाइन करना है, उन सभी पैटर्न के अंदर कितनी ज्यादा सिचुएशन हो सकती है, किस तरह की कहानी हो सकती है, उस सभी बात को हम इन डिटेल समझेंगे, जानेंगे और यहाँ पे सीखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अगर इस बात को हम इस तरीके से क्लियर कर पाए तो आगे की कहानी को भी हम बहुत खूबसूरती के साथ समझ लेंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चे, आज की जो सिचुएशन है, दिस इज एवरीडे कॉमन रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। पीपीटी देख के अच्छा लग रहा होगा, मैं भी आप लोगों को अच्छा लग रहा हूँ, उम्मीद है, ठीक है ना। दिवाली की खुशी चेहरे पे झलक रही है मेरे बच्चे, ठीक है ना। दिवाली की खुशी चेहरे पे झलक रही है, और यही एक उपहार है, और यही एक, ठीक है ना, कहते हैं ना कि यही एक मैं कहता हूँ गिफ्ट आप सभी के लिए, ठीक है ना। खुश रहो, खुशी खुशी बांटते रहो, ठीक है ना, और खुशी के साथ झूमते रहो, ठीक है ना। लोग नशे में झूमते, आप खुशी में झूमो, ठीक है। खुशी में जब झूमोगे भाई साहब, प्यार हो जाएगा आपको। और जैसे कि हम जानते हैं, इस क्लासेस से जुड़े रहा करो, क्योंकि ये क्लासेस बच्चे इसको कहते हैं मस्ती की पाठशाला। लर्न विद फन के साथ हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश का तो पता नहीं सीखेंगे नहीं सीखेंगे, बट चेहरे पे खुश रहना जरूर सीख जाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश की गारंटी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है, मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को ट्रेन कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, यहाँ पे सिचुएशन है एक्सप्रेसिंग वरी और फियर, राइट। अक्सर क्या होता है बच्चे, हम अपनी रेगुलर लाइफ में, ठीक है ना, चिंता और डर को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है जाहिर करना। मतलब क्या है, डर और अपनी चिंता को जाहिर करने के लिए हम क्या क्या एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं, क्या क्या वो सेंटेंसेस हो सकते हैं जो डर को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं। अब इस बात को कहने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस मेरे बच्चे यहाँ पे है, आई एम वरीड। क्या बोल सकते हैं, आई एम वरीड। मैक्सिमम लोग इसको वरीड कहते हैं, बट दिस इज वरीड। क्या बोला जाता है, आई एम वरीड। आप क्या बोल सकते हो, यार मैं ना परेशान हूँ, मतलब वरी ही, ठीक है ना, वरीड यहाँ पे, ठीक है ना। इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरी चीज मेरे बच्चे यहाँ पे बोल सकता हूँ, इट वरीज मी। इसका मतलब क्या है, कोई चीज आपको परेशान करती है, फॉर एग्जाम्पल यार उसका ऐसे बात करना, इट वरीज मी, राइट, मुझे बहुत परेशान करता। कोई भी चीज इट वरीज मी आप इस तरीके से कह सकते हैं। कोई बात आपको परेशान कर सकते हैं, कोई चीज आपको परेशान कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी बात हो कि ये चीज मुझे परेशान करती है, तो आप वहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ बोल सकते हैं, इट वरीज मी। क्या बोल सकते हो, इट वरीज मी, राइट। तो वरीज हम इसको बोलेंगे बच्चे, इट वरीज मी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इट टेक्स मी अनईजी। इट टेक्स मी अनईजी का मतलब होता है बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वरीनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इट टेक्स मी इट्स टेक मी अनईजी, इट टेक्स मी अनईजी। इट मेक्स मी, सॉरी टेक्स कह रहा हूं मैं, इट मेक्स मी अनईजी। इट्स मेक्स मी अनईजी का मतलब होता है कि मुझे अनईजी बना देती है, अनकंफर्टेबल बना देती है, मतलब चिंता में डाल देती है कोई भी चीज से। जैसे कि मैंने बोला हर बिहेवियर, ठीक है ना, मेक्स मी अनईजी, राइट। उसका जो बिहेवियर है मुझे चिंता में डाल देता है, मतलब परेशान कर देता है, ठीक है ना। परेशान की सेंटेंस स्टेटमेंट को भी बता सकते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि वरी और फियर को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इन, हालांकि बात हमारा कंक्लूजन क्या है, कहीं ना कहीं वरी को ही हम बता रहे हैं बच्चे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिचुएशन जब पढ़ते हो ना, या तो आपको आई एम वरीड याद आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप बोलोगे यहाँ पे इट वरीज मी होगा, या इट मेक्स मी अनईजी, राइट। इस तरीके के जो पैटर्न आपको याद आएंगे आएंगे, ठीक है ना। आप कोई भी बोल सकते हो, दोनों के दोनों जो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है और उसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप इस तरीके से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं।
नेक्स्ट देखो बच्चे, देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट। ये हालांकि एक लाइन है बच्चे, और किसी के लिए बोली गई लाइन होती है। देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट, ठीक है ना, ऐसा लगता है यार कि कुछ ठीक नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना, मतलब ये चीज सही सी नहीं लग रही है। देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट, हालांकि अगर एग्जैक्ट हम करने की कोशिश करें, देयर इज समथिंग, ठीक है ना, कुछ तो अशांत दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। अशांत का मतलब क्या है कि कुछ तो शांत नहीं है, कुछ तो चीजें सही नहीं है। तो हम जब ऐसा कहते हैं तो बच्चे वहां पे हम बोल सकते हैं देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट। देयर इज समथिंग इज देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट। आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि ये कुछ सही नहीं लग रहा, देयर इज समथिंग नॉट क्वाइट राइट अबाउट इट, आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है मेरे बच्चे यहाँ पे, इट स्केयर्स मी। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इट स्केयर्स मी, ठीक है ना। हर ये मैं कह सकता हूँ दैट नॉइज, दैट नॉइज स्केयर्स मी, राइट, कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज है मुझे डरा देती है। यहाँ पे आप फियर को रिप्रेजेंट करते हो। अब तक बच्चे जो बात थी वो कहीं ना कहीं वरी की बात हो रही थी, चिंता को दिखाने के लिए सेंटेंस बोले जा रहे थे। बट अब जो बात है मेरे बच्चे वो कहीं ना कहीं किसके लिए हो रही है। बच्चे लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलेंगे सेशन को, ठीक है ना। लाइक एंड शेयर बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार, हम सभी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहां तक भाई सब क्लियर होगी कहानी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, खूबसूरती को आगे बढ़ाते हैं। आई एम फ्राइटेंड, क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पे, आई एम फ्राइटेंड का मतलब भी मेरे बच्चे डरा हुआ को ही रिप्रेजेंट करता है। आई एम फ्राइटेंड का मतलब क्या है, डरा हुआ या भयभीत, हम इसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भयभीत हो जाना। ठीक है मेरे बच्चे, तो भयभीत हो जाने को बोलते हैं आई एम फ्राइटेंड, ये हम कह सकते हैं, दोनों ही सही है। आगे देखो, ही हैजंट कम बैक येट, दिस इज वरिंग मी, राइट। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ही हैजंट कम बैक येट मतलब क्या बच्चे, वो अभी तक नहीं आया, ठीक है ना, दिस इज वरिंग मी, ये बात मुझे परेशान कर रही है। आप यहाँ पे मेरे बच्चे ही मत लिखना, आप लिखना शी हैजंट कम येट, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो, शी हैजंट कम येट, दिस दिस इज वरिंग मी। भाई साहब वो अभी तक नहीं आए, ये मुझे परेशान कर रही है बातें, ठीक है ना, कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है। दिल में रहने वाले लोग, ठीक है, दिल के साथ चलने वाले लोग, ठीक है भाई साहब। कुछ कहानी समझ में आ रही है। तो जब भी आपको ऐसा कहना हो तो मेरे बच्चों वहां पर हम इस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते मेरे बच्चे, हम बोल सकते हैं आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। क्या बोल सकते हो, आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट का मतलब होता है कि मैं इसके बारे में चिंतित हूं, कंसर्न्ड हूं, ठीक है ना। कंसर्न का एग्जैक्ट मीनिंग तो बच्चे क्या होता है हिंदी मेरे को नहीं पता। कंसर्न का मतलब होता है किसी के बारे में आप, जैसे कि आप लोग कई बार आप लोगों ने देखा नहीं हो कि कंसर्न होना किसी के लिए। एग्जैक्ट मैं इसको बताने की कोशिश करूं आप लोगों को कि मैं आपके बारे में कंसर्न हूं, ठीक है ना। आपके लिए एक्टिव हूं, ये एक्टिव नहीं होगा, कुछ हम इसका ले सकते हैं कंसर्न, आप ये कह सकते हैं आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस, राइट। सचेत, क्या बोल सकते हैं, सचेत जिसको कहते हैं, उसके लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं कंसर्न यूज कर सकते हैं। आगे बोल सकते हैं आई एम स्केर्ड ऑफ द डार्क, राइट, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है ना। इससे मुझे एक शख्स याद आ जाता है भाई साहब, ठीक है ना, एक स्टूडेंट का हूँ, दोस्त का हूँ, ठीक है ना, क्या ही बोलूं, ठीक है। तो भाई साहब उसने सुना था नया नया कहीं से कि भाई साहब कि लड़कियों को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। तो भाई साहब वो कहीं गए हुए तो घूमने के लिए, ठीक है ना। घूमने का एक ही पिंजरा होता है, ठीक है ना, जो 3 लेटर से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसमें 2 ओ आते हैं। तो मेरे बच्चे वो कहीं ना कहीं हमने देखा। तो भाई साहब उसने जैसे ही लाइट बंद करी उसने सोचा डरेगी, ठीक है ना। भाई साहब कहानी अलग थी, बर्थडे के सीन हो रखा था, कैंडल जली हुई थी। अब लड़की भी भाई साहब तूफानी निकली। लड़की ने भाई साहब अपने बाल खोले
और जो भाई साहब उसकी हवा जो टाइट करी भाई साहब, अलग ही कहानी होगी, वहां पे धुआं धुआं उड़ा दिया, ठीक है ना। डराने वो गया था, डर वो गया भाई साहब। तो कहानी ऐसे भी हो जाती है कई बार। तो चीजें अलग होती है भाई साहब, ये मत समझना कि लड़कियां जो होती हैं वो ही डरती हैं अंधेरे से, ठीक है ना। लड़के भी डरते हैं भाई साहब, ठीक है ना, इस बात को मत मानना। कुछ लड़कियां लड़कियां नहीं होती, लड़कियों के भेष में लड़के ही होते हैं वो, समझ रहे हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना तुम लोग। आगे देखो बच्चे, आप बोल सकते हैं आई फील वेरी एम्बेरस्ड। आई फील वेरी एम्बेरस्ड, राइट। आई फील वेरी एम्बेरस्ड का मतलब होता है मेरे बच्चे कि जब मैं अपना जैसे आई फील वेरी एम्बेरस्ड का मतलब होता है कि मैं बहुत ज्यादा कैसा महसूस कर रहा हूँ, आप कह सकते हो शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। आई फील वेरी एम्बेरस्ड कि मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि एक सिचुएशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, एक सिचुएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लोगों ने क्लैरिटी के साथ इस बात को समझा होगा। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट को जानने की कोशिश करते हैं। आई फील अफ्रेड भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट सिचुएशन है आस्किंग अबाउट विशेस वांट्स एंड डिजायर्स, राइट। किसी को बच्चे किसी की विश पूछने के लिए, चाहत पूछने के लिए, मतलब डिजायर्स पूछने के लिए हम क्या क्या सेंटेंस बोल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे हम कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस पे आप अपनी टोन को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश किया करें। जैसे कि आप बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, राइट, तो ये आपकी जो टोनैलिटी है ये दिखाती है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। व्हाट डू यू वांट, ठीक है, व्हाट डू यू वांट। तो मैंने ऐसे बोला तो बच्चे इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या दूसरा सेंटेंस बोल दो, इज देयर एनीथिंग यू वांट, इज देयर एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए क्या, इज देयर एनीथिंग यू वांट, व्हाट डू यू वांट, इज देयर एनीथिंग यू वांट। बच्चे इन सिचुएशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, जब ये सिचुएशन आएगी ना, आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, हम मैक्सिमम केसेस पे अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू डालने की कोशिश करेंगे, हम सिचुएशन पे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी मेमोरी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है। हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं किसी भी भाषा में, तो वो सिचुएशन ही होती है उसके साथ जो बच्चे सेंटेंस हम बोल पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब कोई सिचुएशन आप देखोगे ना, उस सिचुएशन को आप कैसे बोल पा रहे हो, कैसे डिफाइन कर रहे हो, वो आपको एक सिचुएशन ही बताएगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं इज देयर एनीथिंग यू वांट, अब यहां पे भाई साहब कोई इंसान इधर उधर आके घूम रहा है कमरे में, आपका घर है, तो आप बोलोगे इज देयर एनीथिंग यू वांट, कुछ चाहिए क्या आपको, ऐसे तो बोलोगे आप। इज देयर एनीथिंग यू वांट, इज देयर एनीथिंग यू वांट। तो बच्चे ये सेंटेंस हमने कैसे बोला, हमने सिचुएशन रिफ्लेक्ट हो, मतलब किसी से क्या पूछने के लिए बच्चे, ठीक है ना, उसकी चाहत पूछने के लिए, उसकी डिजायर पूछने के लिए, और उसकी विशेस पूछने के लिए। तो जब भी हम ऐसी बात यहाँ पे रखते हैं, तो उसके लिए बच्चे हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इज देयर एनीथिंग यू वांट, इज देयर एनीथिंग यू वांट, क्वेश्चन ही है मेरे बच्चे ये भी, ठीक है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट यू वांट। या आप इतना भी बोल सकते हैं कि कुड के साथ ऑलरेडी प्लीज और काइंड ऐड होता है। कुड एक ऐसा मॉडल है मेरे बच्चे जिसके अंदर काइंड और प्लीज दोनों वर्ड ऐड होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कुड यू टेल मी व्हाट यू वांट, कुड यू टेल मी व्हाट यू वांट, क्या मुझे बता सकते हैं आपको क्या चाहिए, कुड यू टेल मी व्हाट यू वांट। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हो व्हाट इज दैट यू वांट, व्हाट इज दैट यू वांट, व्हाट इज, हालांकि ये देखो यहाँ पे व्हाट इट दैट यू वांट लिखा हुआ है बच्चे, अगर हम इसको देखें तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। व्हाट इट दैट यू वांट, व्हाट इट दैट यू वांट, व्हाट इट दैट यू वांट। ये जनरली वैसे बोला जाता है व्हाट इट दैट यू वांट, ऐसे करके बोला जाएगा। आप ऐसे मत बोलना व्हाट इट दैट यू वांट, नहीं, व्हाट इट दैट यू वांट, व्हाट इट दैट यू वांट, ऐसे करके बोला जाएगा व्हाट इट दैट यू वांट, क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इज देयर एनीथिंग कैन डू फॉर यू, ठीक है ना, इज देयर एनीथिंग कैन डू फॉर यू, ठीक है ना। ये बच्चे जनरली क्या है, मतलब कुछ चाहिए क्या आपको, या कुछ कर दें आपके लिए, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी बात बोली जाती है तो वहां पे बोल सकते हो इज देयर एनीथिंग कैन डू फॉर यू, ठीक है। तो ये बात भी इस तरीके से हम कह सकते हैं जब इस तरीके से बोली जाए। डू यू वांट एनीथिंग एल्स, आपको और कुछ चाहिए क्या, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो इस बात को इस तरीके से भी बोला जा सकता है, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, कुछ चाहिए क्या आपको,
तो ऐसी बात को इस तरीके से हम बता सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। समझ में आ रही कहानी? ऐसे कर सकते हैं भाई साहब। अब उम्मीद आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे चीजों को बोला जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चे, कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है ना, कैन डू एनीथिंग फॉर यू, क्या आपके लिए कुछ कर सकते हैं? कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, मतलब क्या है, ये सब कुछ बच्चे कहीं ना कहीं विशेस, वांट्स एंड डिजायर्स के लिए ही यूज किए जाने वाले एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, विशेस डिजायर्स के लिए ही यूज किए जाने वाले ही एक्सप्रेशन है जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया मेरे बच्चे। ठीक है, तो ऐसी बात को जब जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना जल्दी आप आगे की चीजों को क्लियर कर पाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, उम्मीद आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट उस पे। ठीक है, एक्सप्रेसिंग विशेस वांट्स डिजायर्स। ठीक है बच्चे, देखो इस पे डिफरेंस है बच्चे। यहाँ पे आस्किंग अबाउट विशेस वांट्स एंड डिजायर्स है, मतलब पूछने के लिए, और यहाँ पर क्या इसके रिप्लाई लिखे हुए हैं, एक्सप्रेसिंग विशेस वांट्स एंड डिजायर्स, मतलब बताने के लिए। अभी तक तो हमने पूछा है, अब हम बताएंगे कि कैसे हम अपनी डिजायर्स को, कैसे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। ठीक है ना, तो बताने के लिए बहुत सिंपल कहानी है। कैसे बता सकते हैं देखो जरा यहाँ पे। तो भाई साहब कैसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट एन अकमेंडेशन। आई वॉन्ट एन अकमेंडेशन का मतलब होता है बच्चे रहने के लिए। अकमेंडेशन का मतलब होता है कि कोई चीज आप रहना चाहते हैं कहीं पे। अकमेंडेशन मतलब घर ढूंढना। ठीक है ना, आई वॉन्ट एन अकमेंडेशन का मतलब है कि मैं घर चाहता हूँ। ठीक है, अपनी अपने विषय यहाँ पे बताइए। आई वॉन्ट समबडी टू डू द हाउस वर्क, राइट। इसका मतलब क्या है कि यार मैं किसी को घर का काम करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना, कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे घर का काम कर सके। ठीक है ना, मतलब नौकर जिसको कह सकते हैं। आई वॉन्ट समबडी टू डू द हाउस वर्क, राइट, कि घर का कोई काम करने वाला मुझे मिल जाए। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, राइट, मैंने क्या बोला, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जब हम कहते हैं कि मैं कोई जॉब के लिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, मतलब क्या कि कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसी बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी मेरे बच्चे बात यहाँ तक? दूसरी बात, आई वॉन्ट टू चेंज दिस ड्रेस। आई वॉन्ट टू चेंज दिस ड्रेस, ड्रेस, राइट। और यहाँ पे बच्चे want to को हम ऐसे भी कर देते हैं, आई वांट टू चेंज दिस ड्रेस, आई वांट टू चेंज दिस ड्रेस, आई वांट टू चेंज दिस ड्रेस, राइट, कि मैं इस ड्रेस को बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा, आई वुड लाइक सम मोर कॉफी टी, आप इस तरीके से करके बोलते हैं ना, आई वुड लाइक सम मोर टी, आई वुड लाइक सम मोर कलर्स इन दिस, राइट, इस तरीके से करके हम जब बोलते हैं तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, राइट, मैं यार एक कप चाय लूंगा। ठीक है ना, अब पानी है तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आप बोल सकते हो आई वॉन्ट अ सिगरेट, राइट, अगर आप पीते हैं तो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाइन। ठीक है ना, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ विस्की, विस्की, राइट, तो विस्की भी आप कह सकते हैं, दैट इज विस्की, विस्की, इट्स विस्की, विस्की, विस्की। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर विस्की कह के सर हंस रहे हैं, पीते होगे सर आप। अरे मेरे बच्चे ऐसी बात नहीं है, नहीं पीते हम। नो स्मोक नो ड्रिंक, ओनली बबल गम। ठीक है ना, तो भाई साहब ओनली अपन जो है ठंडा पी लेते, दूध पी लेते, हरियाणा से है ना, दूध के शौकीन है मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आस्किंग अबाउट प्रोग्रेस, राइट, आस्किंग अबाउट प्रोग्रेस, राइट, how to express the progress, right, how to express progress, right, asking about the progress, किसी की बढ़ती कामयाबी को पूछने के लिए, जब कोई इंसान बढ़ रहा हो तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते आप? हम बताएंगे ना आपको मेरे बच्चे, हम बताएंगे कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जब भी किसी से आपको प्रोग्रेस पूछनी हो बच्चे, या उसके बारे में पूछना हो कि कोई बंदा क्या कर रहा है, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
बड़ी खूबसूरती के साथ हम बोलने की कोशिश करेंगे। कैसे बोलेंगे? हाउ इज दैट वर्क प्रोग्रेसिंग? हाउ इज दैट वर्क प्रोग्रेसिंग? भाई साहब वो काम कैसा चल रहा है? हाउ इज दैट वर्क प्रोग्रेसिंग, राइट? कि वो जो काम है बेसिकली कैसा चल रहा है। या आप ये भी बोल सकते हैं, अरे भाई साहब काम कैसा चल रहा है, तो इस बात को ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हो, आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडी, राइट? मतलब क्या है, आपकी स्टडी तो सही चल रही है ना, आप अपनी स्टडी में सही तो कर पा रहे हैं ना। तो बच्चे एक चीज आपका भ्रम यहाँ पे दूर कर दूं, नए नए इंग्लिश सीखने वालों का कहानी क्या होता है ना, वो हर एक चीज की हिंदी करते हैं। और बच्चे मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदी होता नहीं है, ठीक है ना। हिंदी होता नहीं है क्योंकि दोनों ही मेरे बच्चे अलग लैंग्वेज है। हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों की कहानी अलग अलग है। तो इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मेरे बच्चे। और यही छोटी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। सब ऐसे कहानी को समझते हैं। आगे देखते हैं, एनी प्रोग्रेस? कई बार क्या होता है कि जब कोई काम हम कर रहे हो, राइट, जैसे सपोज करो मेरी टीम है और काम कर रही है, मैं क्या बोलूंगा उनसे, एनी प्रोग्रेस? काम में कोई प्रोग्रेस है क्या? तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो बच्चे उसके लिए भी हम ये सेंटेंस कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपनी बात को कह सकते हैं। दूसरी बात बच्चे, हाउ फार हैज द वर्क प्रोग्रेस्ड, राइट? हाउ फार हैज द वर्क प्रोग्रेस्ड, कि भाई साहब जो दूसरा काम है, ठीक है, या जैसे कि मैं बोलता हूं हाउ फार हैज द वर्क प्रोग्रेस्ड, कि जो काम कितनी मतलब कितना प्रोग्रेस तक पहुंचा है, ठीक है ना, जो काम है वो कितनी प्रोग्रेस तक पहुंचा है। हाउ फार हैज द वर्क प्रोग्रेस्ड, कि काम ने कितनी प्रोग्रेस की है, काम कहां तक पहुंचा है। कहां तक को हम कह सकते हैं कि काम कहां तक पहुंचा है, जब हमें कैसा ऐसा कहना हो तो यहां पर बच्चे हम ये यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर होगी कहानी? तो इस तरह की कहानी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरे बेटा। समझ में आ रही है कहानी? ये है हमारी कंडीशंस का एक पहला पद। दूसरी बात देखते हैं, आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज, राइट? आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज? आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडी? आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज, राइट? स्टडी एंड स्टडीज, इसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल स्टडीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी स्टडीज कैसी चल रही है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह सकते हैं, हाउ इज योर वर्क गेटिंग ऑन, राइट? कि आपका काम कैसे बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे बच्चे? आपका काम कैसे बढ़ रहा है। हाउ इज योर वर्क गेटिंग ऑन, राइट? कि आपका काम कैसे बढ़ रहा है। हाउ इज दैट वर्क प्रोग्रेसिंग? कि आपका काम कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडी? एनी प्रोग्रेस? कोई प्रोग्रेस? हाउ फार हैज द वर्क प्रोग्रेस्ड? कि काम ने कितना प्रोग्रेस किया है। आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज? आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज, राइट? आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर स्टडीज? कि जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं। सेम है बच्चे, सेकंड और सेकंड लास्ट जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। हाउ इज योर वर्क गेटिंग ऑन? मतलब क्या मेरे बच्चे, कि जो आपका जो काम है वो कैसा चल रहा है। बच्चे गोइंग ऑन, हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, गेटिंग ऑन एंड गोइंग ऑन, ठीक है ना, एक ही बात है, प्रोग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों चीजें। आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर मैथ्स, राइट? यहाँ पे भाई मैथ्स भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश के, ठीक है ना, हम तो इंग्लिश के इश्क में पागल है ना, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि तेरे इश्क में नाचेंगे भाई साहब, ठीक है ना। तो इश्क में नाचेंगे भाई साहब किसके? इंग्लिश के, ठीक है ना। इंग्लिश से इश्क हो जाना चाहिए आप सभी को, और बड़ी खूबसूरती के साथ हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे, ठीक है ना। चलिए, तो हम बोल सकते हैं, आर यू मेकिंग गुड प्रोग्रेस विद योर इंग्लिश, राइट? कि आप अपनी इंग्लिश के साथ
अच्छी इंप्रूवमेंट तो कर रहे हैं ना, अच्छी प्रोग्रेस तो कर रहे हैं ना। अच्छी इंप्रूवमेंट या अच्छी प्रोग्रेस को बताने के लिए बच्चे हम कहीं ना कहीं इसका यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? नेक्स्ट मूव करते हैं। हैवंट यू फिनिश्ड येट, यू हैव टेकन एजेस, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, ठीक है ना। हैवंट यू फिनिश्ड येट, तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, काफी टाइम ले लिया यार तुमने, राइट? यू हैव टेकन एजेस का मतलब होता है बच्चे काफी टाइम ले लेना, ठीक है ना। तो मैंने बोला यार तुमने हैवंट यू फिनिश्ड येट, अभी तक पूरा नहीं किया। यू हैव टेकन एजेस, आपने काफी टाइम ले लिया यार। तो जब भी ऐसा कहते हैं तो बच्चे इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो जब भी किसी को कहना हो, अरे तूने काम खत्म नहीं किया यार, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम कौन लेता है, जब आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, हैवंट यू फिनिश्ड येट, यू हैव टेकन एज दिस, राइट? आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल। लास्ट, डॉक्टर हाउ इज दैट पेशेंट प्रोग्रेसिंग। भाई डॉक्टर के साथ भी चीजें हो सकती हैं, या आप स्पेसिफिक पेरेंट्स भी बच्चों के लिए पूछ सकते हैं टीचर से, ठीक है ना, कि कैसी प्रोग्रेस हो रही है। तो जब भी ऐसी बात होगी बच्चे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे ये आप सभी को भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चे ये था आस्किंग अबाउट प्रोग्रेस। क्या था बच्चे? आस्किंग अबाउट प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस के बारे में कैसे पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चे, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग अबाउट प्रोग्रेस, मतलब कि प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग कैसे दे भाई साहब, ठीक है ना। प्रोग्रेस की रिपोर्टिंग कैसे दें ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या बोला बच्चे मैं? आप देखो यहाँ पे, माई वर्क इज गोइंग ऑन वेल, मैंने क्या बोला? माई वर्क इज गोइंग ऑन वेल, या माई वर्क इज गोइंग ऑन गुड, राइट? तो गुड या माई वर्क इज गोइंग ऑन ग्रेट, वेल आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव, राइट? कोई भी एडजेक्टिव आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वेल, गुड एंड ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो आप लिख सकते हैं माई वर्क इज गोइंग ऑन वेल, राइट? इस तरीके से। दूसरी चीज मेरे बच्चे हम बोल सकते हैं, इट इज फिनिश्ड। क्या बोल सकते हैं? इट इज फिनिश्ड। ट बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी वर्ड ईडी से एंड होते हैं इंग्लिश में, रिमेंबर दैट, अगर वहां पे एस एस साउंड, के साउंड, ठीक है ना, पी एफ स च श क, ये साउंड यहाँ पे देखने को मिलती है, और जहां पे ईडी लगा रहता है, सो रिमेंबर वन, आप उसको ड नहीं बोलेंगे बच्चे, ट उसको बोला जाता है। तो इसको हम क्या बोलने की कोशिश करेंगे? इट इज फिनिश्ड। ट इसको बोला जाता है, रिमेंबर दैट, राइट? तो इट इज फिनिश्ड, फिनिश्ड इसको बोलते हैं, फिनिश्ड नहीं बोला जाता, ड नहीं बोलते। मैक्सिमम लोग गलत बोलते हैं, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूं। जब भी आप इसको बोलें तो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को आप ध्यान रखना प्लीज, ताकि आप भी अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स को कह पाओ, बोल पाओ। क्लियर है बच्चे? चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए बच्चे, अभी तक हमने कुछ सिचुएशन को डिस्कस किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को रटने नहीं है बच्चे सेंटेंस, ठीक है ना। यू डू नॉट नीड टू मग अप एंड क्रैम दीज सेंटेंसेस, यू जस्ट हैव टू लर्न, राइट? आपको बस सिर्फ पढ़ने हैं इनको, बार बार पढ़ोगे। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, ये जितने भी रिपोर्टिंग्स जो सिचुएशंस है, आप इनको कहीं ना कहीं माइंड में रख सकते हो कि यस, मुझे ये सर्टेन सिचुएशंस को हमें क्या करना है, पढ़ना है। जब आप उन सिचुएशंस को डील करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे अपने आप को लेकर जा पाएंगे। एंड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि कितने ज्यादा डेली यूज सेंटेंस याद करेंगे? मैक्सिमम मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो मैक्सिमम फोकस करते हैं ना डेली यूज सेंटेंस पे, तो वहां पर उनका एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये निकल कर आता है कि सर कितने ज्यादा सेंटेंसेस याद करें। स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा लगता है, वीडियोस देखते, मल्टीपल वीडियोस हमारे सामने होती है, अच्छा भी लगता है देख कर उनको कि हाँ भाई चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, बन पा रही है चीजें। अच्छा भी लगता है देख देख के, हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, सेंटेंस बहुत अच्छे बन पा रहे हैं। बट अल्टीमेट उनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, जीरो, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस याद करने से कभी इंग्लिश बोलना नहीं आता। एग्जैक्टली आप लर्निंग जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल सी है। आपको उसको
जीना पड़ेगा। जीने के लिए सिर्फ सीधी सी बात है कि अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाइए। आप ऐड कीजिए, सेंटेंसेस को ऐड कीजिए, वर्ड्स को ऐड कीजिए। आप चैट करते हैं, जरूर करते होंगे चैट, तो अपने वर्डों को ऐड करने लगे ना बच्चे। बाय द वे, राइट, इन फैक्ट, राइट, एक्चुअली, इन शब्दों को लेकर आइए। धीरे धीरे वर्ड्स को स्विच करना शुरू कीजिए, सेंटेंसेस पे आइए, फिर अपनी लैंग्वेज में भी यूज करना शुरू कीजिए। जिन शब्दों को आप हिंदी में बोल रहे हैं उनको ट्राई कीजिए इंग्लिश में बोलने की। आप इस तरीके से सीखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वीडियोस देखने से इंग्लिश आता है, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। वीडियो देखने से नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकल आप ये भी सोच सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने की कहानी है। और जब तक आप बोलेंगे तब तक आप सीखेंगे भी नहीं। सो बिफोर आपको पहले बोलना पड़ेगा, राइट। आप पहले बोलिए, तब जाके आप लर्न कर पाएंगे। पहले आप बोलिए, उसके बाद हम चीजों को सीख भी पाएंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को कह भी पाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ईसीआर की जो सीरीज है। अब कुछ बच्चों का कल कमेंट आ रहा था, वो बोल रहे थे कि सर हमें बता दो कि सर कैसे आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। तो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे आपको लिखना है सैम सर स्पोकन इंग्लिश क्लास एग्जाम्पुल। सैम सर स्पोकन इंग्लिश क्लास एग्जाम्पुल लिखेंगे, सो आपको, ठीक है ना, यू विल बी, राइट, आप सारी की सारी चीजें देख पाओगे वहां पे। आपको कोर्स जो है, प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सैम सर स्पोकन इंग्लिश क्लास एग्जाम्पुल लिखना है, दैट्स इट, राइट। और आपको वहां पे सारी की सारी जो वीडियोस हैं, 135 के अराउंड वीडियोस हो चुकी है, तो आप उन वीडियोस को देखें, ठीक है ना। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आप बच्चे इश्क हो जाएगा आपको, जैसे कि मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेंगे और मस्त क्लास रहेगी, ठीक है ना। समा बन जाएगा भाई साहब, ठीक है ना। धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, तो धीरे धीरे इंग्लिश आपकी जिंदगी में आने लगेगी और आप और भी खूबसूरत बनने लग जाओगे, ठीक है ना। आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक होगी, ठीक है ना। जैसे कि नए नए शख्स जब प्यार में जाते हैं तो वो चमक आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपकी, क्योंकि आप सीख रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। और वो इम्प्रूवमेंट ही है जो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे लेवल पे लेकर जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को? चलिए भाई सब शुरू करते हैं कहानी को आगे। और यहाँ पे बोल सकते हो बच्चे माई वर्क इज गोइंग ऑन वेल, या बोल सकते हैं इट इज फिनिश्ड, राइट। ट इसको बोला जाता है, ड नहीं बोलते हैं, इट इज फिनिश्ड ट बोलते हैं, ड नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं, इट इज ओनली हाफ फिनिश्ड, राइट। रिपोर्ट दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे, इट इज ओनली हाफ फिनिश्ड, राइट, कि आधा ही हुआ है, राइट। मैंने क्या बोला? सिर्फ आधा ही हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा चीज हम बोल सकते हैं, वी आर मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस। स्टेडी का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टेडी का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक सुपर स्टेडी करके, ठीक है ना, ये सैमसंग में आता है भाई साहब, सुपर स्टडी करके एक मोशन होता है, ठीक है ना। तो स्टडी जो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, वी आर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस का मतलब होता है धीमे धीमे प्रोग्रेस, राइट, ठीक है ना। स्टडी प्रोग्रेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप धीमी जो प्रोग्रेस होती है, स्लो प्रोग्रेस को स्टडी प्रोग्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को लिखोगे तो कुछ लोगों को तो स्लो की जगह पे आपने जब स्टडी यूज किया तो बहुत अच्छा वहां पे आपको बनता है, क्योंकि वर्ड से भी आपकी लैंग्वेज को देखा जाता है। जब आप वर्ड ऐड कर रहे हैं तो उसकी उसमें वैल्यू ऐड हो रही थी, उसमें उसकी क्वालिटी इनहांस हो रही होती है। तो वर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे चलते हैं बच्चे, आप बोल सकते हैं द वर्क इज गोइंग क्वाइटली एंड स्मूथली। क्या बोल सकते हैं? द वर्क इज गोइंग क्वाइटली एंड स्मूथली का मतलब क्या है कि जो वर्क है बहुत आराम से और बहुत स्मूथ चल रहा है, राइट। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो आप बोल सकते हैं द वर्क इज गोइंग क्वाइटली एंड स्मूथली। क्या बोल सकते हैं? क्वाइटली एंड स्मूथली। क्वाइटली का मतलब जानते हैं, एंड स्मूथली। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे चुपचाप और स्मूथली काम चल रहा है, नहीं। हर जगह पे जो लिखा रहता है वैसा होता नहीं। मैं बोलता हूँ इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है और हिंदी बिल्कुल अलग लैंग्वेज है। सो नेवर कंपेयर, है, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कंपैरिजन ना कीजिए, अपनी लाइफ में भी कंपैरिजन किसी से मत करो और लैंग्वेज में भी कंपैरिजन ना करो, क्योंकि कंपैरिजन टेंशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। कंपैरिजन नहीं करोगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है ना। कंपैरिजन करना है तो बच्चे आप मोटिवेशन ले सकते हैं दूसरों से, ठीक है ना। आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन बहुत नेगेटिव है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज ओवर।
हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज ओवर। हार्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे मुश्किल काम था ना बच्चे, वो खत्म हो चुका है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? जो सबसे हार्डेस्ट काम था, ठीक है ना, वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। बाकी अब काम जो है वो ठीक है। तो कोई भी चीज जैसे हम काम करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, कोई भी काम करते हैं ऐसा, तो वहां पे हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट इज the hardest part of the work, the hardest part of the work is over, the hardest part of the work is over, right? कि जो मुश्किल काम था वो खत्म हो चुका है, अब जो कहानी बची है थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बात को भी रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई कहानी आपको? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या है यहाँ पे। up to now things have been easy, right? अप टू नाउ का मतलब होता है कि अब तक तो जो चीजें हैं वो बिल्कुल आसान हो चुकी हैं, इजी हो गई हैं। अप टू नाउ, अब तक, राइट? थिंग्स हैव बीन इजी, राइट? थिंग्स हैव बीन इजी का मतलब होता है कि चीजें आसान हो चुकी है। अप टू नाउ द थिंग्स हैव बीन इजी, राइट? इस तरीके से हम बोल सकते हैं थिंग्स हैव बीन इजी या थिंग हैव बीन इजी। और थिंग्स है तो डेफिनेटली हैव हम यूज करेंगे, थिंग्स हैव बीन इजी। इस तरीके से हम अपनी बात को बोलेंगे। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गई कहानी? तो ऐसे हमें रिलेट करना है, ठीक है मेरे बच्चे? ऐसे हमें रिलेट करना है, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यस एवरीबॉडी। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़े। यहाँ पे आगे वाला सेंटेंस क्या बच्चे हम बोल सकते हैं? अप टिल नाउ दे हैवंट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? अब तक वो उस प्रॉब्लम को दे हैवंट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब है कि वो अब तक भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाए। तो इस बात को समझने के लिए हम इससे रिलेट करते हैं बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से हम अपनी बात को रिलेट भी कर रहे होते हैं और बना भी रहे होते हैं, ठीक है ना? तो बच्चे ये हमने सेशन को देखा, जो कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं 2 मिनट के लिए जो आप सभी को सुननी है। देखिए, अभी तक हमने जितने भी सेशंस लिए हैं उन सभी को, कुछ बच्चों को सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे मैंने आपको बता दिया, आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है सैम सर स्पोकन इंग्लिश क्लास एग्जाम्पल। वहां पे सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दो, पैटर्न आप लोगों को बताए गए हैं। दूसरी चीज, काफी बच्चों को वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल भी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कहने का मतलब भगदड़ नहीं करेंगे, डिक्शनरी में से वर्ड्स को याद करें, न्यूज़पेपर को पिक करें, ये कहानी बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। सिंपल सी कहानी है। एक्टिव वोकैबुलरी का कलेक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्टिव वोकैबुलरी सर्च करेंगे आप, एक्टिव वोकैबुलरी सैम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी बच्चे वहां पे। सिर्फ वो डेडिकेटेड वर्ड्स हमें पढ़ने हैं जो मैक्सिमम स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। और मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कि आप सेल्फ कैसे उन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उनको निकाल सकते हैं उन वर्ड्स को। आप कोशिश कर सकते हैं, जो नेटिव स्पीकर आता है उनकी बातों को सुन सकते हैं, जो मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलरिटी के अंदर ही आते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं वो मैं शेयर करूंगा। दूसरी चीज बच्ची, डेली यूज सेंटेंस किसी को याद नहीं करने हैं, ट्रांसलेशन को बंद कर दो, ठीक है ना? सिचुएशन को याद करो। लैंग्वेज लर्निंग के 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे एंड आई एम प्रेटी श्योर आप सभी को याद भी होंगे। पहला सेंस, दूसरा पैटर्न और तीसरा बच्चे वोकैब्स। सेंस मतलब उस एक ऐसी सेंस जिससे हजारों सेंटेंस हम बना सकते हैं, उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए और वो एक्टिव कलेक्शन पता होनी चाहिए जो हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, ठीक है ना? तो अगर इस बात को हम ऐसे रिलेट कर पाए तो आगे की कहानी को हम बड़ी सिंपली तरीके से हम डिफाइन कर चुके होंगे और अच्छे तरीके से हम बना भी पाएंगे। तो बच्चे ये था आज का सेशन, उम्मीद आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चे सेशन को यही